दोस्तों, आज रात हम उस दौर में उतर रहे हैं जहां मोमबत्ती की कांपती लौ के बीच धुआं लहराता है और कीचड़ से फिसलती सरायों में लोग लड़खड़ा कर बैठ जाते हैं। मध्यकालीन यूरोप के धुंधले गलियारों में एक ही सवाल का पीछा करते हुए उस समय लोग सच में क्या क्या नशे लेते थे। वो आधुनिक तरह के नहीं जो मोहल्ले की गली के आखिर में कोई बेच दे। नहीं, यहाँ बात है अजीब, संदिग्ध, कई बार भरम पैदा कर देने वाले पौधों, चूर्णों और काढ़ों की, जिन्होंने उस जमाने के लोगों को किसी तरह चलाए रखा। तो बैठने से पहले, अगर सच में तुम्हें मेरा काम अच्छा लगता हो, तभी लाइक और सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करके बताना कि तुम कहाँ से सुन रहे हो और तुम्हारे यहाँ इस वक्त कितने बजे हैं। अब रोशनी थोड़ी कम कर दो, कमरे में पंखा चलाओ ताकि हल्की सी सरसराहट तुम्हें सुकून दे, और जितना आराम से हो सके उतना आराम से बैठ जाओ। लेकिन एक पल रुकते हैं। क्या लोग वाकई अरगोट से ही उड़ जाते थे, या फिर रोटी सड़ जाने पर जो भ्रम दिखता था उसी को लोग नशा समझ लेते थे? जब नाई ही तुम्हारा सर्जन हो और कभी कभी फांसी देने वाला भी, तब दवा किसे कहते थे? क्या भिक्षु इतना तेज तर्रार बियर बनाते थे कि संत दिखाई देने लगे, या ये बहाना बस ननों के साथ खेलने का था? क्या सेज सच में तनाव के लिए सुलगाई जाती थी, या ये मध्यकालीन सुगंध चिकित्सा का बिगड़ चुका प्रयोग था? और क्या किसानों ने सचमुच इतने पॉपी सीड्स खा लिए कि अपना ही नाम भूल गए? बधाई हो, तुम अभी अभी 1343 में जागे हो और अब रात भर एक ऐसे संसार में रहने वाले हो जहां कैनबिस दवा है, पॉपी सीड्स खाना है, और पास का मठ एक ऐसी औषधालय है जहां नींद से वंचित भिक्षु दवाइयों पर पहरा दे रहे हैं। शुभकामनाएं। तुम आंखों की नींद झाड़ते हो और देखते हो कि एक भिक्षु हरे रंग की कोई चीज मूसल और ओखली में पीस रहा है। वह कसम खाता है कि ये तुम्हारी कमर दर्द के लिए है, मगर तुम्हें धीरे धीरे लगने लगता है कि यहाँ की दवा वही है जो शौचालय के पीछे उग आई झाड़ियों में से मिल जाए। स्वागत है कैनबिस की उस दुनिया में जिसे यहाँ हर मर्ज की दवा समझा जाता है। काउंट से लेकर मेलानकोलिया तक, यानी वो उदासी जो तब चढ़ाती है जब तुम्हारा खाना भाग जाता है और थाली खाली रह जाती है। सुनो, सुबह का धुंधल का तेतेरा सोफा सापर में फैल रहा है। भूसे से भरे गद्दे की नोकें जिस हिस्से में चुभनी थीं, उससे कहीं ज्यादा जगह चुभ गई है, और तुम्हारी कमर का हाल ऐसा है जैसे सचमुच किसी लकड़ी के पीपे में रात भर ठूंस कर सोए हों, क्योंकि हकीकत में ऐसा ही हुआ है। इसी दर्द के बीच धीमे कदमों से आता है ब्रदर रेमंड, मठ का स्थायी वैद्य, और संयोग से वही भिक्षु जो हर रोज अपनी चप्पलें कहाँ छोड़ी ये भूल जाता है। वह दावा करता है कि वह ताज़ा चिकित्सा ज्ञान में माहिर है। ताज़ा से उसका मतलब है गालन की सलाह जो 1000 साल पहले विदा हो चुके हैं, और एक असाधारण दर्शन जिसमें एक बोलने वाली बकरी ने उसे मार्ग बताया। वह एक धूल से अटे लकड़ी के डिब्बे को खोलता है, उसमें से सूखी हेम्प की पत्तियां निकालता है, और तुम्हारी तरफ ऐसा भरोसेमंद चेहरा बनाकर देखता है मानो कह रहा हो, मुझ पर यकीन करो, मैंने अपनी दाढ़ी को अभी तक सिर्फ 2 बार गलती से आग लगाई है। मध्यकालीन दुनिया में कैनबिस को रामबाण समझा जाता है। कमर दर्द, कैनबिस पाउडर, ऐंठन, भांग का लेप, नींद नहीं आती, भांग की हल्की चाय, शाम की प्रार्थना से पहले एक कश, और फिर मेटिन्स तक सोते रहो। यहाँ तक कि अपनी एक्स कम्युनिकेशन भी चूक जाओ तो कोई आश्चर्य नहीं। अच्छी बात यह कि अभी तक कोई इसे नशा नहीं कह रहा, कम से कम फिलहाल तो नहीं। ये बस उस दौर की प्राथमिक चिकित्सा पेटी की एक और चीज़ है। जोंकों, प्रार्थनाओं और बड़े भरोसे के साथ किया गया रक्त निकालने का प्रयास, इन सब के बीच कहीं दबा हुआ एक उपाय। यही पौधा
रस्सियों में बुना जाता है, बीज के पिंडों में दबाया जाता है और यही हल्के हल्के हरे चिपचिपे ठंडक देने वाले मलहम और पेस्ट में घुला मिलता है, जिनमें निर्देश लगभग न के बराबर होते हैं और शक ज़्यादा। अब खुराक की बात कर लें। यहाँ खुराक का कोई नियम नहीं। यहाँ इलाज विज्ञान से कम आंख बंद करके उम्मीद करने से ज़्यादा चलता है। ब्रदर रेमंड सब कुछ एक अच्छी सी मुट्ठी से नापता है, जैसे आंख बंद करके मिश्रित पेय को बेतरतीबी से भर दिया जाए। कुछ नुस्खे कहते हैं कि कैनबिस को गर्म वाइन में पकाओ, कुछ कहते हैं इसे हंस की चर्बी में मसलो और जहां दर्द है वहां मोटी परत करके लगाओ। नतीजा, इसमें एक ही स्थिर बात है, या तो तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे या तुम्हें लगेगा कि तुम रंगों की आवाजें सुन सकते हो। दुष्प्रभाव कोई अभिलेख नहीं रखता। यहाँ किसे फुर्सत है। अगर किस्मत से सब ठीक रहा तो दर्द ढीला पड़ता है, मन हल्का होता है और शाम के वेस्पर्स में तुम अचानक सबसे लोकप्रिय शख्स हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे बिस्कुट हैं जिनमें जड़ी बूटियों की हल्की मिलावट है। अगर किस्मत उल्टी पड़ी तो तुम किसी नए संत की कथा बन जाते हो। उस आदमी का चमत्कार जिसने खुद को बतख समझ लिया। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां आम दर्द निवारक बस जौ की शराब और गाल पर एक तगड़ी चपत है, वहां कैनबिस सच में किसी चमत्कार से कम नहीं। किसान इसे रोज की जकड़न और जोड़ों की चीख के लिए लेते हैं, दिन भर हंसों से जूझते हैं और हर बार हार कर लौटते हैं, तब यही उनका सहारा है। अमीर लोग 3 पाउंड की टोपी पहनने से उठे सरदर्द को शांत करने के लिए कनपटियों पर हेम्पी का तेल मलते हैं। स्थानीय पादरी के पास भी ध्यान के लिए एक गुप्त नुस्खा है, जिसे वह बिशप के साथ बिल्कुल साझा नहीं करता। हाँ, अगर बिशप खाने पीने के सामान के साथ आए तो अलग बात है। सबसे बढ़िया बात यह कि कोई तुम्हें अपनी दवा लेने पर जज नहीं करता। चर्च ने इसे बैन नहीं किया, राजा ने इस पर कर नहीं लगाया, और स्थानीय सिपाही तो उससे कहीं ज़्यादा तेज चीज़ें पकड़ने में व्यस्त हैं, जैसे खमीर उठी शलगम की शराब। कैनबिस इतना आम है कि तुम चाहो तो इसे रविवार की रोटी में लपेट कर खा लो। किसी की भौं भी नहीं हिलेगी, उल्टे नुस्खा ही पूछेंगे। शाम ढलते ढलते तुम्हें लगता है कि कमर वाकई कुछ बेहतर महसूस कर रही है, या कम से कम तुम्हें अब इसकी परवाह नहीं रही। भिक्षु तुम्हें भांग की गर्म चाय का एक प्याला थमाता है और बड़ी नरमी से याद दिलाता है कि अपने पैर वेदी पर मत रखना। तुम धीमे धीमे घूंट लेते हो, एक लंबी सांस छोड़ते हो और बहते हुए नींद में जा गिरते हो। मध्यकालीन इलाज का वही एक सच्चा चमत्कार। एक रात जिसमें न दर्द सताता है, न तनाव, न ही वो याद कि तुम्हारा डिनर पड़ोसी की बकरी के साथ भाग गया था। बधाई हो, तुमने एक और दिन काट लिया, और कैनबिस की मेहरबानी से शायद कल का इंतजार भी कर रहे हो। भले सुबह फिर उसी पीपे में आंख खुले। अब उधर औषधि वाले के टेंट से एक अजीब सी गंध आ रही है, और ये सिर्फ पिछले हफ्ते की पट्टियां नहीं है। पॉपी का मौसम लौटा है, और इसका मतलब है ओपियम, उस दौर का दर्द, अनिद्रा और कभी कभी मेरी टांगें कहाँ गईं वाला जवाब। इशारा साफ है, इलाज ही कभी कभी वजह बन जाता था। चलो मूल बात से शुरू करें। 1352 का एक आम सा दिन है। तुम डीले कंकड़ पर ठोकर खाकर अंगूठा दुखा लेते हो, एक धागाबाज भीड़ से कुश्ती लड़ते हुए कलाई मोड़ लेते हो, और एक रहस्यमयी दानेदार खुजली भी हो जाती है, जिस पर नाई सर्जन बड़े इत्मीनान से कह देता है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे। दर्द यहाँ जिंदगी का हिस्सा है, तो लाजिमी है कि तुम लड़खड़ाते हुए उसी स्थानीय जड़ी बूटी वाले के टेंट में घुसो, जिसकी महक सड़े आलू बुखारे और पछतावे का मिला जुला रूप लगती है। चारों तरफ सूखी जड़ी बूटियां टंगी हैं, और दुकानदार ने जो चोगा पहन रखा है, तुम दिल से उम्मीद करते हो कि वो औषधीय कारणों से हो, न कि रात के पजामे में ही आ गया हो।
वह तुम्हें सूखी पुआल के एक गट्ठर पर बैठने को कहता है जो डरावनी सी खड़खड़ाहट करता है, और फिर बिना लेबल वाली दर्जनों बोतलों डिब्बों में हाथ मारकर खंगालने लगता है। यहाँ बच्चों से सुरक्षित डिब्बों जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जब तक कि तुम ये नियम न मान लो। उस अजीब से बैंगनी चिपचिपे पेस्ट को चाटना मत। आखिरकार उसे जो चाहिए था मिल जाता है। पॉपी के फलों के रस से बनी चिपचिपी भूरी गांठ, जिसे शायद कल की रोटी में लपेट कर रख दिया गया है। बढ़ा चढ़ाकर नहीं, सच कहें तो ओपियम मध्यकालीन इलाज का टाइलेनॉल, नाइक्विल और ट्रिपल एस्प्रेसो सब एक साथ है। दांत में दर्द, मसूड़ों पर रगड़ लो, नींद नहीं आती, थोड़ा सा शहद के साथ निगल लो। 14वीं सदी में जीने का जो अस्तित्ववादी डर है, उससे घबराहट होती है। ओपियम तुम्हारे साथ है। अगर तुम अमीर हो तो इसे महंगी मसालेदार वाइन में मिलाया जाता है, और अगर किसान हो तो फीकी एल में घोलकर, जिसे यहाँ बस मंगलवार की रात कहा जाता है। बात यह है कि किसी को ठीक ठीक अंदाज़ा नहीं कि कितना ज़्यादा हो जाता है। औषधि वाले की डोजिंग एक नज़र तौल और थोड़ी सी देखते हैं क्या होता है पर टिकी है। कोई चेतावनी लेबल नहीं, कोई रंग बिरंगे चार्ट नहीं, बस लैटिन में लिखी कोई धुंधली सी खानदानी पर्ची जो सलाह देती है, इतना लो कि अंदर के दानव चुप हो जाएं, पर इतना नहीं कि उनसे मिलने ही निकल पड़ो। कभी कभी कम पड़ जाता है और सुबह तक तुम दर्द से चिल्लाते रहते हो। कभी कभी ज़्यादा हो जाता है और अगले 2 दिन तुम कपड़ों की टांग पर टंगे कोट रैक से गहरी बातें करते रहते हो। और ये सिर्फ दर्द के लिए नहीं। ओपियम तो चमत्कारी इलाज जैसा माना जाता है। भिक्षु जो प्रार्थनाओं के बीच और कॉम्पिटिटिव चीसम के खाली समय में इसे साइड में बेचते भी हैं, बताते हैं कि इसे चुन्नी सी नखरीली शिशुओं से लेकर खींचे हुए बुजुर्गों तक सबको दिया जाता है, और जो कोई भी प्रभु के स्ट्यू के हांडी के पास छींक दे उसे तो पक्का। खांसी के लिए पॉपी वाले शरबत, घावों के लिए लेप, और त्योहारों के दिन के लिए छोटे छोटे पॉपी सीड केक। यकीन मानो, ये हैरत की बात है कि लोग अपना जन्मदिन तक याद रख लेते थे। दुष्प्रभाव भी हैं और ढेर सारे। ओपियम की खुराक के बाद तुम दीवार को घंटों टकटकी लगाकर देखते रह सकते हो, बादलों की नई किस्में गिन सकते हो, या पैरों का इस्तेमाल करना भूल सकते हो। घर वाले और दोस्त इसे आम बात मान लेते हैं, क्योंकि सच कहें तो सब थोड़े बहुत सुस्त पड़े हैं। अरे पॉपी नैप ले रहा है, वे कहते हैं, जबकि तुम अपनी ट्यूनिक पर लार टपका रहे होते हो और मुर्गियां तुम्हारा जूता ले उड़ी होती है। छोड़ने के लक्षणों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती, क्योंकि अगर ख़त्म हो गया तो फिर वापस वही पुराना दर्द। मध्यकालीन जीवन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अमीर लोगों में कभी कभी गुपचुप आदत लग जाती है। गहनों के बक्सों के तले छोटी बोतलें छुपा कर रखते हैं, और ख़त्म हो जाए तो नौकरों को डांट देते हैं। किसानों के लिए दिक्कत उलटी है, उतना जुटा ही कहाँ पाते हैं कि लत लग जाए। फिर भी एक ऐसी दुनिया में जहाँ न बेहोशी देने की दवा है, न एंटीबायोटिक, और न ही ढंग की सफाई, ओपियम जितना चमत्कार हो सकता था उतना है। चाहे जंग के मैदान का घाव हो, दांत का तीखा दर्द, या बस अगली लंबी प्रवचन सभा में ऊँघ जाना हो, तुम इस साधारण सी पॉपी के एहसानमंद रहते हो। बस सवाल ये है कि कहीं कोई तुम्हारा खाना उड़ा ले, उससे पहले तुम जाग पाओगे या नहीं। सूरज ढलते ढलते टेंट संतुष्ट करा हो, हल्की खर्राटों और कम से कम एक ऐसे शख्स से भर गया है जो दावा करता है कि उसे फरिश्तों की आवाज़ें सुन रही हैं। तुम बाहर निकलते हो, टांगें थोड़ी कांपती हुई, दिमाग रुई सा मुलायम, और समझ जाते हो कि मध्यकालीन दर्द राहत का हिसाब सीधा है। या तो तुम ठीक हो, या बेहोश हो, या अगले हफ्ते के नैतिक प्रहसन में मुख्य किरदार बनने वाले हो। उस आदमी पर भरोसा मत करना जिसके पास
वो चिपचिपा भूरा पेस्ट है। अब बात हेम्प की। ये सिर्फ रस्सी या अजीब सी सख्त कमीज बनाने के काम नहीं आता। उस दौर में इसके बीज दलिये में पहुंच जाते थे, डंठलों से जूते बनते थे और पत्ते। खैर, कोई नहीं जानता कि दादी के सूप का स्वाद वाकई ऐसा ही होना चाहिए था या नहीं। माहौल बना लें। 1311 का हाट का दिन है और तुम गांव के चौक में यूं ही टहल रहे हो, दिल में बस इतना सा उम्मीद कि अपने बचे हुए शलगमों में से एक के बदले कुछ भी मिल जाए। बस दूसरा शलगम न हो। तुम उन दुकानों के पास से गुजरते हो जहां संदिग्ध किस्म का पनीर बिक रहा है और संतों के आकार की मोमबत्तियां भी। लेकिन असली भीड़ भांग रेशे वाले व्यापारी की गाड़ी के पास है, जहां एक जुगाड़ू किसान ऐसा जोश दिखा रहा है जैसे बाजार का सबसे तगड़ा पुकारने वाला हो। चमत्कारी रेशे, अभी लो अभी पाओ। रस्सी चाहिए, भांग संदिग्ध सब्जियां ढोने की बोरी चाहिए, भांग टपकती छत की मरम्मत, भांग अपनी अकेली पतलून में पैबंद, भांग और सच कहें तो ऐसी चड्डी चाहिए जो साथ में मध्यकालीन चीज घिसने का काम भी कर दे। फिर भांग, मगर भांग को सिर्फ काम चलाऊ चीजें ही सितारा नहीं बनाती। रास्ते में किसी ने यह भी समझ लिया कि भांग के बीज खाए भी जा सकते हैं। अगर तुम्हें कंकड़ सी बनावट और उम्मीद तोड़ स्वाद से शिकायत ना हो, ये बीज दलिये में डाल दिए जाते हैं, पीस कर आटे जैसा बना दिया जाता है या रोटी पर ऐसे बुरका दिए जाते हैं जैसे मध्यकालीन खसखस। बस फर्क इतना कि नाचते फरिश्ते दिखने की संभावना कम और दांतों में माइकल तक फंसे रहने की संभावना ज्यादा। जहां तक डंठलों की बात है, वे इतने मजबूत होते हैं कि उनसे लगभग कुछ भी बुना जा सकता है। रस्सियां, चप्पलें, मछली पकड़ने के जाल, और अगर हालात बहुत तंग हों तो अगले गांव की बर्फ गोला लड़ाई के लिए एक काम चलाऊ हेलमेट तक। ये प्रैक्टिकली मध्यकाल का डक्ट टेप है। मान लो डक्ट टेप खुजलीदार, पौधों से बना हुआ और जौ की फसल बर्बाद होने पर चलन में आने वाली मुद्रा भी हो। और फिर हैं पत्तियां, रद्दी सी हरी पत्तियां, जिन्हें आधिकारिक तौर पर आग पर उबलते किसी भी स्टू में यूं ही फेंक दिया जाता है और अनाधिकारिक तौर पर। खैर, हर परिवार के पास वो कहानी है जब अंकल एड्रिक ने शाम के पॉटेज में भांग कुछ ज्यादा डाल दी थी और पूरी रात घर की बिल्ली और सूप के कलछी के बीच शांति संधि कराने की कोशिश करते रहे। आज तक दादी के खास सूप का नाम धीरे और अदब से लिया जाता है। किसी को नहीं पता उसमें क्या गया था, लेकिन सबको याद है कि घास फूस की छत का पानी जब रोटी के डिब्बे में टपक रहा था, तब भी सब अजीब सी तसल्ली महसूस कर रहे थे। भांग रोजमर्रा में इतनी घुली हुई है कि लोग ध्यान ही नहीं देते कि वे इसे हर वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम भांग रेशे से भरे गद्दे पर सोते हो, सुबह उठकर भांग बीज वाला नाश्ता करते हो, फिर कीचड़ में भांग बुने जूतों में ढंसते हुए दिन काटते हो, जो सहारा देने का वादा करते हैं पर ज्यादातर गीलापन ही देते हैं। तुम भांग की पतली रस्सी से अपने मछली जाल की मरम्मत करते हो और हर बार बुदबुदाते हो जब वो किसी डूबे हुए जूते में फंस जाता है। एक चीज जो भांग से बेहतर नहीं होती, तुम्हारे बाल। पूरे दिन भांग की टोपी के नीचे रहने के बाद वे ऐसे लगते हैं जैसे कोई भेड़ शर्त हार गई हो। जाहिर है, हर इस्तेमाल सख्ती से व्यावहारिक नहीं। कुछ भिक्षु सिर दर्द से लेकर चीज के बारे में लगातार घूमते विचारों तक के लिए भांग की चाय की कसम खाते हैं। नुस्खा सीधा है, पत्तियां उबलते पानी में डुबो, थोड़ा शहद मिलाओ और ये ध्यान न दो कि इस पेय से तुम्हारा जब धीमा पड़ जाए और तुम्हारे वेस्पर्स थोड़े ज्यादा दार्शनिक हो जाएं। स्थानीय वैद्य दाने दर्द या मांस के दौरान चिड़चिड़ाते बच्चों को चुप रखने के लिए भांग के लेप लिख देते हैं। भरपूर लगाओ, वे कहते हैं, जिसका मध्यकालीन मतलब होता है पता नहीं काम करता है या नहीं। पर अब तक किसी की जान नहीं गई। आज की दुनिया ने भांग को राजनीति का मुद्दा बना दिया होगा, पर मध्यकाल में ये हर जगह थी, हर वक्त, हर काम में।
अगर तुम किसान हो तो भांग तुम्हारी सबसे पक्की दोस्त है। अगर तुम कुलीन हो तो रेशम पसंद करोगे। हाँ, कपड़े धोने के दिन नौकरों के तौलिए के लिए भांग भी ठीक ही है। दिन के अंत में जब तुम भांग रेशे वाले तकिए के साथ बिस्तर में घुसते हो, तुम्हें लगता है जिंदगी थोड़ी खुरदरी है, थोड़ी खुजली वाली है, और शायद उतनी सी ज्यादा शांत जितनी तुमने याद रखी थी। कल का दलिया पिछले साल की फसल सी हल्की खुशबू देगा, और तुम्हारी कसम दादी का सूप और भी दिलचस्प हो चुका होगा। लेकिन नींद में जाते जाते एक बात पक्की है, मध्यकाल में भांग हर जगह है, और तुम चाहे इसे पहन रहे हो, खा रहे हो, या गलती से इसके असर से थोड़े फिलोसॉफिकल हो रहे हो, इसके बिना हफ्ता निकालना मुश्किल है। तुम एक घूंट के लिए हाथ बढ़ाते हो, और अच्छी खबर ये कि ये पानी नहीं है। बुरी खबर ये कि तुम्हारी हल्की बियर में सार्वजनिक स्विमिंग पूल से ज्यादा तैरते फिरते कण हैं। हाँ, सब बच्चे तक दिन दिन भर रोज बियर पीते हैं। ये कमजोर होती है, लेकिन 9 प्याले के बाद कमजोर बस एक सिद्धांत रह जाता है। स्वागत है मध्यकालीन प्यास बुझाने के उस दौर में जहां पानी पीना दुस्साहस माना जाता है और बियर सुरक्षित विकल्प। अगर तुम झागदार सुनहरी बियर को ठंडी कांच की प्याली में कल्पना कर रहे हो तो वहीं रुक जाओ। मध्यकाल की बियर असल में तरल रूप में भीगी हुई रोटी है, न छानी हुई, न उबाली हुई, और इतनी गाढ़ी कि उससे बाथरूम की टाइलों की जोड़ाई भर दो। इसे हर भोजन पर, हर उम्र के लिए, हर सामाजिक मौके पर परोसा जाता है। बस सवाल ये रहता है कि जिस चम्मच से तुम सूप खा रहे हो वो तुम्हारी एले में खड़ी भी रह पाएगी या नहीं। मध्यकाल के लोगों का रोजमर्रा का पेय वही हल्की बियर है। इसे स्मॉल इसलिए नहीं कहते कि ये प्यारी लगती है, बल्कि इसलिए कि ये कमजोर है। सोचो, ऐसी बियर जिसकी शराबियत लगभग राई की एक रोटी जितनी हो। तुम ये बियर पार्टी करने के लिए नहीं पी रहे हो, बल्कि इसलिए कि दूसरा विकल्प उस धारा का पानी है जिसमें गांव की भेड़ें हर साल अपना सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग कॉन्टेस्ट करती हैं। स्मॉल बियर बनती है संदिग्ध पानी को माल्ट और अगर किस्मत साथ दे तो हॉप्स के साथ उबालकर। फिर उसे ऐसे खमीर पर छोड़ दिया जाता है कि पूरा घर रोटी और पैरों की मिली-जुली महक से भर जाए। नतीजा ऐसा पेय जो इतने शराबीपन वाला हो कि कुछ कीटाणु मर जाए, पर इतना नहीं कि तुम्हें याद न रहे कि सूरज निकलते ही गोबर के ढेर पर फावड़ा चलाना है। सब इसे पीते हैं, सब। बच्चे नाश्ते के साथ स्मॉल बियर पाते हैं, किसान हल चलाने की धार तेज करते समय सिप लेते हैं, और भिक्षु इसे अपने जीआरएल के निवाले के साथ नीचे उतारते हैं। सुबह के बीचों बीच एक बियर ब्रेक भी होती है। मध्यकालीन यूरोप का दफ्तर वाले कॉफी पॉट का जवाब, बस इसमें ज्यादा तैरते कण हैं और अस्तित्ववादी चिंता कम। अमीर और पादरी वर्ग को थोड़ा बेहतर माल मिलता है, पर वो भी तुम्हारे पड़ोसी वाली क्राफ्ट आईपीए से बहुत दूर है, जिसके बारे में वो रुकने का नाम नहीं लेता। अब उन तैरते कणों की बात कर लें। मध्यकाल का ब्रूइंग विज्ञान से ज्यादा हुनर है, और मुख्य सामग्री वही जो घर में पड़ी मिल जाए। अनफिल्टर्ड का मतलब है भरपूर मात्रा में अनाज के छिलके, पुआल के टुकड़े, और कभी कभी कोई मरी हुई मधुमक्खी भी। अगर कोई टुकड़ा शक्की तौर पर करकरा लगे तो याद रखो, एक्स्ट्रा फाइबर सेहत के लिए अच्छा है। औसत किसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता किले से कम और थंडरडोम से ज्यादा है, तो ये अतिरिक्त पोषण तुम्हारी सबसे छोटी चिंता है। लेकिन असली खतरा कण नहीं, साइड इफेक्ट हैं। स्मॉल बियर सुरक्षित मानी जाती है, पर तीसरा चौथा मग उतरते उतरते तुम प्लान से थोड़ा ज्यादा आराम महसूस करने लगते हो। 9 पिंट के बाद कमजोर सिर्फ एक थ्योरी लगती है, और पता ही नहीं चलता कि तुम मुर्गियों के साथ लोकगीत गा रहे हो और नए जमाने की मेडिवल कॉन्गा लाइन ईजाद करने पर उतारू हो।
अगली सुबह तुम भूसे के ढेर पर जागते हो, मुंह का स्वाद जूते के तलवे जैसा, और धुंधली सी याद कि तुमने एक हंस को घूरने की प्रतियोगिता की चुनौती दी थी। बेशक कभी कभी बियर बिल्कुल छोटी नहीं रहती। त्योहारों में या जब ब्रूअर्स का साल अच्छा गुजरे तो पेय तेज हो जाता है। तब जाकर समझ आता है कि मध्यकाल के लोगों के इतने संत क्यों थे। किसी को तुम्हारे लिवर के लिए भी तो प्रार्थना करनी थी। ये स्ट्रॉन्गर एल जश्न, धार्मिक त्योहार या सच बोलें तो किसी भी ऐसे मंगलवार के लिए है जब मौसम रोज से थोड़ा कम बेरहम हो। ब्रूइंग खुद एक सामुदायिक घटना है। पूरे परिवार जुटकर घोल हिलाते हैं, छानते हैं और छकते चलते हैं। कोई हमेशा कहेगा कि राज है ज्यादा हॉप्स डालना, कोई और दावे से बोलेगा कि असली जादू तो छप्पर की कड़ियों में रहने वाले खमीर का है। सच में ये सब जीने का तरीका है। बियर इसलिए पी जाती है क्योंकि पानी से सुरक्षित है, सूप से ज्यादा पेट भरती है और साफ कहें तो रोज की मध्यकालीन कसरत के किनारों को थोड़ा मुलायम कर देती है। तो जब अगली बार तुम अपनी फिल्टर्ड रेफ्रिजरेटेड लागर सिप करो, एक जाम उठाओ अपने पुरखों के नाम, वे लोग जो उस गाढ़ी तैरती शक की तौर पर सजीव स्मॉल बियर की दुनिया के सर्वाइवर थे। क्योंकि मध्यकाल में पीना जिंदा रहने का तरीका था, और अगर रास्ते में थोड़ा नशा चढ़ गया तो क्या ही बुरा। एक और दिन काटने के नाम, एक एक मग करके। अगर तुम्हें लगता था कि वाइन सिर्फ कुलीनों के लिए है तो फिर सोचो, मठों में शहद से लेकर हलुसिनेशन कराने वाली जड़ी बूटियों तक सब कुछ मिलाकर घर की बनी विंटेजेस को स्वाददार बनाया जा रहा है। बधाई हो, जो तुम पी रहे हो वो शायद मध्यकाल का पहला खाने वाला प्रयोग हो। साफ कर लें, मध्यकाल की दुनिया में वाइन कभी सिर्फ वाइन नहीं थी। कई बार तो अंगूर से भी नहीं बनती। कभी कभी तो बीते साल के बर्बाद हो चुके साइडर प्रयोग के तहखाने में बच गए बचे खुचे से ही कुलीनों को बॉर्डो से आई साफ और मीठी चीज मिल जाती थी। पर ज्यादातर लोगों के लिए वाइन एक तरल हिम्मत, दांतों की सफाई का जुगाड़ और अजीब सी धार्मिक रोशनी का प्रयोग थी। किसी आम मठ में टहल आओ, धूप से छनती लकीरों में पहाड़ी पर फैली बेलें जिनकी देखभाल वे भिक्षु कर रहे हैं, जो सुबह भर प्रार्थना और अंगूर के पीपों से हंसों को खदेड़ने के बीच झूलते रहे। लेकिन असली जादू तहखाने में होता है, जहां ब्रदर बर्नर्ड बाग में जो भी उगा है उसकी एक मुट्ठी डालकर विंटेज बेहतर बनाने में लगा है। मीठास के लिए शहद, मन को साफ करने के लिए लैवेंडर और वर्मवुड, जिसका काम भला जो भी हो, सिवाय इसके कि वो हेलुसिनेशन दिलाए और तुम्हें बादलों पर कविता लिखने की तलब लगा दे। हर मठ की अपनी गुप्त रेसिपी। कुछ भिक्षु बैरल में रोज पेटल्स भिगोने की कसम खाते हैं, कुछ पॉपी सीड्स पर भरोसा करते हैं और कुछ मानते हैं कि जंगली मशरूम्स की एक चुटकी पवित्र ज्ञान का दरवाज़ा खोल देती है। पवित्र परंपरा और गलती से हो गए मन परिवर्तनकारी प्रयोग के बीच की रेखा खतरनाक रूप से पतली है। नतीजा एक ऐसा पेय जो आधा प्रसाद, आधा बुखार का सपना और पूरा पूरा मध्यकाल है। और रचनात्मकता सिर्फ भिक्षुओं तक नहीं, अपोथेकेरीज और गांव की अनुभवी महिलाएं भी थाइम से लेकर वाइल्ड हेम्प तक हर चीज में वाइन घोल रही है। हर नुस्खा किसी खास मध्यकालीन समस्या के लिए। सिर दर्द है, विलो बार्क और वाइन वाला प्याला लो। अनिद्रा, हेनबेन की एक चुटकी डाल दो। बस ये मत सोचो कि अगले 3 दिन तुम्हें याद रहेंगे। बुरा मूड है, एल्डर फ्लावर, शहद और जो भी चीज़ बिल्ली खींचकर ले आई हो उसका थोड़ा सा छींटा चेहरे पर मुस्कान ला देगा। कम से कम पड़ोसी की बकरी के चेहरे पर तो ज़रूर। और अब स्वाद की बात, मध्यकाल के वाइन एक्सपर्ट्स इसे रोबस्ट कहते हैं। एक प्याला तुम्हारा स्वागत करेगा आलू बुखारे की झलक, मिट्टी सी खुशबू और औषधीय जड़ जैसे किसी शक्की बाद स्वाद से।
कभी ये स्पार्कलिंग लगती है, खमीर की मेहरबानी, और कभी फुसफुसाती सी, क्योंकि ब्रदर बर्नार्ड ने गलती से जो कुछ भी गिरा दिया उसकी। किस्मत अच्छी हो तो शहद ज़्यादातर स्वाद ढंक देता है, और बुरी हो तो समझ जाओ कि एक्वायर्ड टेस्ट वाला जुमला शायद किसी तीसरे प्याले पर अटके इंसान ने गढ़ा था। जश्न की बात हो और स्पाइस्ड वाइन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर्व त्योहारों पर वाइन को मुर्ल किया जाता है। लौंग, दालचीनी, जायफल, ऐसे मसाले जिनकी कीमत तुम्हारी सारी बचत से ज़्यादा, और ऊपर से उस घर उगी जड़ी का एक शॉट जो पिछली पाला पड़ी से बच निकली हो। पूरा गांव एक एक घूंट के लिए कतार में लगता है, और सूरज ढलते ढलते आधा कस्बा या तो मेपल के चारों ओर नाच रहा होता है, या उसके नीचे लेटकर भेड़ों के दार्शनिक मतलब पर सोच रहा होता है। मगर संभल कर, संयम मध्यकाल का गुण नहीं था। कुछ प्यालों के बाद पवित्र दर्शन, और दीवार फिर से गा रही है। इन दोनों के बीच की रेखा खतरनाक तरह से धुंधली हो जाती है। भिक्षुओं के बारे में मशहूर है कि किसी ज्यादा तेज खेप के बाद वे जीवन के अर्थ पर पूरा ग्रंथ लिख डालते हैं, और अगली सुबह उठकर पाते हैं कि 40 पृष्ठ सिर्फ इस पर लिख दिए कि बतखों पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है बच्चों को बख्श दिया जाता था, तो फिर सोचो, पानी एक जुआ था, और स्मॉल बियर हमेशा हाथ में नहीं होती थी, तो रात के खाने पर बच्चों को पानी मिलाई हुई थोड़ी सी वाइन मिल जाना असामान्य नहीं था। यही वजह है कि कई मध्यकालीन बेड टाइम कहानियां या तो किसी के गाजर बन जाने पर ख़त्म होती हैं, या किसी बहुत गुस्साए ब्रेड की टिकिया के पीछा करने पर। तो अगली बार जब तुम अपनी बड़े जतन से चुनी हुई कैबरनेट सिप करो, याद रखना, मध्यकाल में वाइन सिर्फ पेय नहीं थी, वो दांव थी, दवा थी, पार्टी ट्रिक थी, और कभी कभी घर की बिल्ली के साथ लंबी उलझी बातचीत की शुरुआत भी। इतिहास के सबसे दिलेर वाइन मेकर्स के नाम, ड्रिंक ऊप इफ़ यू डेयर। गांव का वैद्य तुम्हें एक संदिग्ध जड़ थमाता है और कहता है, हिम्मत के लिए चबाओ। मनरे और हैनबेन तुम्हारी नसों के साथ रूसी रूलेट खेलने जैसा जड़ी बूटी वाला संस्करण है। साइड इफ़ेक्ट में दर्शन, उल्लास, या अचानक ये यकीन शामिल हो सकता है कि तुम एक हंस हो। माहौल बनाते हैं, तुम एक गहरी मध्यकालीन घबराहट पाल रहे हो। शायद तुम बेकर की बेटी को प्रपोज करने वाले हो, या फिर तुम्हें स्थानीय लॉर्ड का सामना करना है क्योंकि कल रात की रोटी से गलती से सावरडो सूप ईजाद कर दी। किसी भी हालत में तुम वैद्य की धुएं से भरी कुटिया में बैठे हो। चारों तरफ सूखती जड़ी बूटियों के पुलिंदे, एक आंख वाली बिल्ली, और अलमारियों पर बोतलें जो उन्हें उलटा देखने पर भी खनखनाती हैं। वैद्य तुम्हें विकल्प देता है, हिम्मत चाहिए, नींद चाहिए, या चांद के पीछे की सच्चाई देखनी है। आखिरी बात का मतलब समझ नहीं आता, पर तुम यहां तक आ ही गए हो, और बिल्ली घूरे जा रही है। तुम जड़ को मुंह में डालते हो और चबाने लगते हो। मानरे और हैनबेन की शोहरत आधी दवा, आधी दंत कथा, और पूरी की पूरी मुसीबत है। मंदरे की जड़ें देखने में बेचैन कर देने लायक इंसानी सी लगती हैं। साथ में लोक कथाएं और ऐसे निर्देश आते हैं जो किसी शरारत जैसे लगें। आधी रात को तोड़ो, जमीन से जड़ खींचो, और कोशिश करो कि वो चीखे नहीं। अगर तुम्हें लगता है ये बस अंधविश्वास है, तो कल्पना करो तुम जड़ को खींचते हो, और वो ऐसा चीखती है कि पूरा गांव एहतियातन बारिश की दुआ मांगने लगता है। कहीं ये कोई दानव तो नहीं। मांद्रे चबाना सबसे अच्छे में भी एक दांव है। छोटी मात्रा में दांत का दर्द सुन्न कर दे, नींद में मदद करे, या तुम्हें इतनी हिम्मत दे दे कि अपने साहब से शलगम में वेतन बढ़ाने की मांग कराओ। बड़ी मात्रा में हो सकता है शाम तुम चूल्हे से बतियाते गुजारो, यकीन करते हुए कि ये तुम्हारी ग्रेट आंट मिल्ड्रेड की आत्मा है, या 2 दिन बाद जागो और ट्यूनिक पर टका एक नोट मिले
नेवर अगेन द चिकन्स। उधर हेनबेन असली वाइल्ड कार्ड है। पत्तियां चिपचिपी, फूल पीले और शैतानी तौर पर खुशदिल, और असर पूरी तरह अनिश्चित। एक पल तुम सुकून से ऊँग रहे हो, अगले ही पल तुम्हें यकीन है कि तुम किसी छापा मार पर निकले वाइकिंग हो, या तुमने सिर्फ लकड़ी के चम्मच से समय यात्रा ईजाद कर ली है। स्थानीय वैद्य कभी कभी घबराहट के लिए हेनबेन की चाय बनाते हैं, पर खुद कभी नहीं पीते। कहावत है, एक प्याला तेरे लिए, एक प्रार्थना मेरे लिए। मन परिवर्तन कराने वाली जड़ी बूटियां हर मौके के लिए मध्यकाल की मल्टी टूल हैं। टूटी बांह का दर्द सुन्न करना है, मानरे वाइन। अगले फसल चक्र के लिए दर्शन चाहिए, हेनबेन पाइप। ऐसा दानेदार चकत्ता जो हटने का नाम नहीं ले रहा, उस पर बस एक प्यूस रगड़ दो और दुआ करो कि उसके साथ दूसरा काल्पनिक चकत्ता न दिखने लगे। चर्च को इस सब पर शक है। जो चीज़ दर्शन दिखाए वो विधर्म या दैत्य प्रभाव से बस एक कदम दूर है। हद से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो एक्सोर्सिज्म का शिकार बन जाओगे, या उससे भी बदतर फादर बर्नार्ड का सख्त भाषण, जो अब तक तुम्हें ईस्टर मास में सो जाने के लिए माफ नहीं कर पाए हैं। फिर भी वैद्य इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जारी रखते हैं, क्योंकि खतरे के बावजूद अलमारी में और कुछ चलता नहीं। ये 14वीं सदी है, क्या करोगे? टाइलेनॉल का इंतजार। कभी कभी ये ताकतवर जड़ी बूटियां पार्टी में भी दिख जाती हैं, थोड़ी सी मात्रा शहद वाले केक में छुपाई हुई, या खास वाइन पर हल्का सा छिड़काव। असर जिंदा दिल, अनिश्चित और कई बार पूरे सामाजिक कैलेंडर का हाईलाइट। पूरे गांव का अचानक यकीन हो जाना कि मेपल एक विशाल सांप है, और फिर जान बचाने के लिए फौरन बना डांस ऑफ। ऐसा नज़ारा कहीं और कहाँ। असर ढीला पड़ते ही तुम खुद को फिर वैद्य की धुएं से भरी कुटिया में पाते हो। हल्का सा सिरदर्द और धुंधली याद कि तुमने एक बतख को मध्यकालीन राजनीति पर बहस की चुनौती दे दी थी। मंद्रे, हेनबेन और इनके दोस्त, पूरी तरह जुआ। नतीजा यह भी हो सकता है कि दर्द गायब, हिम्मत नई, या फिर पूरी रात दुनिया के पहले हंस वकील के रूप में गुजरे। मध्यकाल में ये बस एक और मंगलवार है। मुबारक हो, तुम हेलुसिनोजेनिक हर्ब क्लब से बच निकले। फिक्र मत करो, तुम्हारा राज सुरक्षित। बिल्लियों की हालत इससे कहीं कहीं ज्यादा खराब लगती है। एक मध्यकालीन अपोथेकेरी की दुकान में कदम रखते ही तुम्हें शेल्फों की कतार मिलती है। सूखे पौधे, चूर्ण और बोतलें जिन पर लेबल लगे हैं, यूनिकॉर्न हॉर्न, ब्लेस्ड थिस्टल। अंदर क्या है कोई पक्का नहीं, पर वाइन में घोल दो तो सब नीचे उतर जाता है। दहलीज पार करते ही जो गंध टकराती है उसे बस वनस्पतिक अफरा तफरी कहा जा सकता है। हवा में रोजमेरी, बसी किताबों की महक और किसी ऐसी चीज की हल्की बू जो शायद कभी बकरी रही हो। अपोथेकरी हमेशा ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपा रहा हो, क्योंकि वो छुपाता है, तुम्हें सिर हिलाकर स्वागत करता है और तुरंत नाक में चुभने वाला एक नमूना थमा देता है। ये गोंद भी हो सकता है, दवा भी, या दोनों। दुकान की हर सतह रहस्यमय जारों और गठरियों से ढकी, कुछ में आम चीजें, सेज, मिंट और संदिग्ध तरीके से सिकुड़ी बेरियां, कुछ पर लैटिन के लेबल। एक ऐसी भाषा जिसे अपोथेकरी खुद मुश्किल से समझता है, पर ग्राहकों पर रौब जमाने और यह छुपाने के लिए कि ड्रैगन्स टंग दरअसल बहुत बदसूरत गाजर है, खूब काम आती है। पुराने धागों से बंधी जड़ें, सूखे मशरूम जो किसी भुतहे कठपुतली शो की प्रॉप जैसे, और अलग अलग खतरे के शेड्स में दर्जनों पाउडर। और गोलियां नाम की कोई चीज नहीं, बस दबे हुए चूर्ण की गांठें, शहद में लपेटकर या चीज में दबाकर, ताकि बच्चे और बड़े दोनों चुपचाप निगल जाएं। कैप्सूल तब तक नहीं जब तक तुम घोंघे के खोल में भरा रहस्यमयी चुप-चुपा पेस्ट कैप्सूल नहीं मानते। कस्टमर सर्विस जोशीली है, पर विज्ञान कम। अपोथेकरी आधा फार्मासिस्ट, आधा बारटेंडर
और कभी कभी मैरिज काउंसलर भी। तुम लक्षण बताते हो और वो फौरन ऐसी सलाहों की बौछार कर देता है जिससे कोई भी आधुनिक डॉक्टर डर जाए। खांसी, वायलेट्स और जरा सा ओपियम से बना शरबत, जोड़ों में खुजली, ये रहस्य वाला मरहम, घुटनों पर रगड़ो और तेज हवाओं से बचो। नींद नहीं आती, वैलेरियन, पॉपी और इतना सा शहद कि पछतावे का स्वाद छुप जाए वाली स्लीप ड्राफ्ट आजमाओ। दुकान का धंधा सिर्फ इंसानी ग्राहकों से नहीं चलता। गांव वाले बीमार मुर्गियां, लंगड़ाते सुअर और रहस्यमयी चोटों वाली बिल्लियां लेकर भी आते हैं। अपोथेकरी हाथ बढ़ाता है यूनिवर्सल बाम की तरफ, एक ऐसा मिश्रण जिसकी गंध प्याज और मायूसी का मेल है। काम करता है कभी कभी, शायद, नहीं तो नतीजे निराशाजनक हों तो नीचे उतारने के लिए वाइन तो है ही। बेशक सबसे महंगी चीज़ें वही हैं जिनके नाम सबसे बेहिसाब हैं। यूनिकॉर्न हॉर्न पाउडर, यकीन मानो पार्सनिप बिल्कुल नहीं। ड्राइड बेसिलिस्क स्केल्स, फिश स्किन और मरमेड टीयर्स। किस्मत अच्छी हो तो सीधे सीधे खारा पानी। ग्राहक जितना अमीर, दावा उतना जंगली। कुलीनों को यकीन चाहिए कि वे कुछ दुर्लभ और जादुई निगल रहे हैं, इसलिए अपोथेकरी उनके लिए अलग शेल्फ रखता है, साफ सुथरा झाड़ा हुआ, आंखों की सीध में, ताकि असर दोगुना लगे। लेकिन सच ये है कि असली सौदा काउंटर के नीचे होता है। हर सिर दर्द, दिल टूटना या बयां न करने लायक चकत्ते के लिए पीछे कोई न कोई नुस्खा टकाया होता है। कभी गैर कानूनी, कभी बस चर्च की सलाह से ज्यादा तगड़ा। अपोथेकरी जानता है किस गांव वाले को चुपचाप अनिद्रा का इलाज चाहिए, ओपियम सिरप, किसका धैर्य त्योहार से पहले टूट रहा है, हेम्प टी, और किन भिक्षुओं को अगले रविवार के प्रवचन के लिए इल्हाम चाहिए। पॉपी वाइन राजदारी सेवा का हिस्सा है। एक ही नियम है, इसे कन्फेशन में मत छेड़ना, और फादर बर्नार्ड को तो बिल्कुल मत बताना कि संतों की दुआ वाला पेय पिया है। ऐसा काढ़ा जिसमें इतनी जड़ी बूटियां मिली हों कि दर्शन होने लगें और शायद समय यात्रा का ख्याल भी आने लगे। फिर भी इस अपोथेकेरी की दुकान का असली राज शेल्फ पर रखी चीज़ें नहीं, बल्कि नज़रिया है। थोड़ी उम्मीद, थोड़ा जोखिम और ये अटूट यकीन कि ज़िंदगी आसान बन जाती है अगर हर चीज़ में शहद और वाइन मिला दो। जैसे ही तुम बाहर निकलते हो, मुट्ठी में बंद ब्लेस्ड थिस्टल की थैली और साथ में कड़ी चेतावनी कि एक चुटकी से ज़्यादा मत लेना, तुम्हें एहसास होता है कि तुम मध्यकालीन फार्मेसी का एक और चक्कर काटकर सही सलामत लौट आए। ठीक हुए हो या बस स्वाद ने ध्यान बांट दिया, सब इसी रोमांच का हिस्सा है। और कुछ न सही, तुम्हारे पास अगली दावत में सुनाने को एक बढ़िया किस्सा तो है, और शायद हल्की सी जादुई डकार भी। सर्जरी चाहिए? घबराओ मत, बार्बर सर्जन हाजिर है, अपने भरोसेमंद सुपोरिफिक स्पॉन्ज के साथ जो ओपियम और हेमलॉक में भीगा हुआ है। बस गहरी सांस लो और ये सोचने की कोशिश मत करो कि तुम्हारे बचने बिगड़ने का कितना कुछ इस पर टिका है कि उसने दोपहर का खाना छोड़ा था या नहीं। अब तस्वीर बनाओ, तुमने खुद को बिल्कुल क्लासिक मध्यकालीन अंदाज में घायल कर लिया है। या तो किसी हंस से हाथापाई हो गई या फिर घर के सूअर पर एक बार फिर ठोकर खा ली। जो भी हो, तुम्हारी एक हड्डी टूट चुकी है, कोई फोड़ा संक्रमित हो गया है या कोई रहस्यमयी सूजन पनप रही है जो जैसे अपनी अलग शख्सियत बनाने वाली है। ये अर्जेंट केयर क्लिनिक और सुन्न करने वाले इंजेक्शन की दुनिया नहीं, ये तुम हो, एक लकड़ी की बेंच और एक ऐसा आदमी जिसके पास दांतों से ज़्यादा चाकू है। उसे बार्बर सर्जन इसलिए कहते हैं कि वही तुम्हारी दाढ़ी भी तराशेगा, फोड़े में चीरा भी लगाएगा और उसी बैठकी में तुम्हारी अपेंडिक्स भी निकल दे। मध्यकाल का वो मल्टीटास्कर जिसकी किसी ने मांग नहीं की, वह आस्तीनें चढ़ाते हुए नाटकीय अंदाज में कमरे में दाखिल होता है। उसके औजार एक दागदार लकड़ी की मेज पर सजे हैं। जंग लगा आरा, चिमटे की जोड़ी, हड्डियों को हौसला देने के लिए हथौड़ा और शो की जान वही सोपोरिफिक स्पॉन्ज।
सिद्धांत सीधा और डरावना। एक स्पंज लो, उसे सबसे ताकतवर चीजों में भिगो दो। दर्द के लिए ओपियम, ठंडक के लिए हेमलॉक, ताजगी के लिए थोड़ा सिरका, और शायद किस्मत के लिए जंगली लेटिस की चुटकी। वक़्त आने पर तुम्हें कहा जाएगा, गहरी सांस लो। ये तो किताब की बात हुई। असल में इसकी बदबू ऐसे लगती है जैसे सड़ते खाद के ढेर में आग लगा दी हो। पर तुम इतने बेबस हो कि कुछ भी आजमाने को तैयार हो। तुम पूछते हो, इससे नींद आ जाएगी? वह आंख दबाकर कहता है, देखते हैं। उसका आत्मविश्वास या तो तसल्ली देता है या फिर इशारा करता है कि तुम्हें वसीयत अपडेट कर लेनी चाहिए। मध्यकालीन बेहोशी कभी पक्की नहीं। कभी सोपोरिफिक स्पंज जादू सा काम करता है और तुम ऐसे बेख्वाब अंधेरे में उतर जाते हो जहां कोई तुम्हें रोके रखने के लिए पैर का नाखून निकालते वक्त चिल्लाता नहीं। कभी कुछ नहीं होता, बस हल्की चक्कराहट आती है और तुम भूल जाते हो कि मान भी कैसे गए। और अगर किस्मत वाकई दगा दे तो दोनों मिलकर आते हैं। तुम इतने भर सो जाते हो कि अपनी ही टांग पर आरी चलने की आवाज से जग जाओ। असर पूरी तरह अनिश्चित, इस पर निर्भर कि जड़ी बूटियों का कॉकटेल कैसा बना, तुम्हारा बार्बर सर्जन कितना हुनरमंद निकला और स्थानीय एपोथेकेरी मिश्रण बनाते वक्त होश में था भी या नहीं। साइड इफेक्ट हल्की उनींदापन से लेकर नाचती मुर्गियों के दर्शन तक फैले हैं। और कभी कभार इतना जोश कि तुम लैटिन में भजन सुनाने लगो, जबकि तुम्हें लैटिन के सिर्फ 4 शब्द आते हैं और चारों का मतलब है बचाओ। पृष्ठभूमि में स्थानीय पादरी शायद तुम्हारी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा है और पड़ोसी झिरी से झांक रहे हैं कि कहीं आज का मनोरंजन तुम ही तो नहीं देने वाले। दर्द पर काबू पाना यहाँ जुगत से ज्यादा कुछ नहीं। सोपोरिफिक स्पंज इस औजार पेटी का एक हिस्सा भर है। बाकी में शामिल है चमड़े की पट्टी दांतों में दबाना, इतना पीना कि होश उड़ जाए, या अपनी सबसे मददगार बकरी का हाथ कसकर थामे रखना। एक बार प्रक्रिया शुरू हुई नहीं कि समय का मोल खो जाता है। तुम धुएंदार धुंध में आते जाते हो, कभी स्पंज की वजह से, कभी शौक से। बार्बर सर्जन अपने या तुम्हारे हौसले के लिए कोई धुन गुनगुनाता है और किसी पल तुम्हें पक्का यकीन हो जाता है कि तुमने स्पंज की शख्सियत की तारीफ कर दी। जब सब खत्म होता है, तुम लिनन में लिपटे, पसीने से तर, थोड़े उलझे, पर शुक्रगुजार हो कि अब भी एक ही टुकड़े में हो। कम से कम ज्यादातर ठीक होना, ज्यादातर आराम, वाइन और गांव के वैद्य की जड़ी बूटी वाली खिचड़ी सी दवाओं पर टिका है। किस्मत साथ दे तो दर्द ढीला, घाव भरते और अगली दावत में दिखाने लायक शानदार दाग मिल जाता है। किस्मत रूठ जाए तो अंतिम संस्कार की रस्म के लिए पादरी को जल्द बुलाने का इंतजाम रहता है। तो अगली बार जब किसी स्पंज पर नजर पड़े, उसे आदर से सलाम कर देना। मध्यकाल में वो सिर्फ सफाई का सामान नहीं था, तुम्हारी जिंदगी के सबसे बुरे दिन को भूल जाने की सबसे अच्छी उम्मीद था। यही थी उनकी एनेस्थीसिया। कुछ अब चलो, लॉर्ड्स हॉल में दावत की रात है। खाना संदिग्ध रूप से मसालेदार, पेयों में अतिरिक्त लात, और किसी ने भुने मांस पर ऐसा कुछ छिड़क दिया है कि पूरी महफिल दीवार को देखकर खिलखिलाने लगी है। कोई नहीं बताता कि इसमें क्या मिला है, पर सब आराम में है, माहौल बनाते हैं। हर दीवार पर टेपेस्ट्री टंगी है, मशालें टिमटिमा रही हैं और फर्श पर ताज़ा बिछी घास पात इतनी है कि पिछले हफ्ते के मनोरंजन की बची खुची बू लगभग दब जाए। लंबी मेज़ें पाई, शिकार के पक्षी, मीठे व्यंजन और ऐसी रोटी के बोझ से कराह रही हैं जो बातचीत की शुरुआत भी बन जाती है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सच में खाना गिना जाएगा? नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे हैं और हवा में उत्सुकता घुली है। साथ ही रसोई से आती किसी जड़ी बूटी जैसी संदिग्ध खुशबू। आज की महफिल पड़ोसियों के साथ रोटी चीज वाली साधारण बैठक नहीं, ये एक कुलीन दावत है। यानी हर पकवान एक दिखावा,
दूर देशों से आए मसाले, हर चीज पर टपकाया गया शहद और कम से कम 3 कोर्स जो सिर्फ इस बात का प्रदर्शन है कि तुम्हारा लॉर्ड कितने पीकॉक के भीतर छोटे छोटे पक्षी भरकर उसे एपेटाइजर कह सकता है। फिर भी असली तमाशा ना खाना है, न बाजीगर। असल शो है एग्जॉटिक पाउडर्स का उभार। ये क्या है, ठीक ठीक किसी को नहीं पता। कभी ये सचमुच मसाले निकलते हैं, सिनेमन, ब्लैक पेपर या नटमेग, जिनकी कीमत किसी किसान की साल भर की मजदूरी से भी ज्यादा। और कभी ये थोड़े मन बहलाव वाले पदार्थ होते हैं, मिडिल ईस्ट से आए या तटीय कस्बों की पिछली गलियों की सौदेबाजी से। ऐसे पाउडर और रेजिन जो हर पार्टी में जान डालने का वादा करते हैं और कभी कभी टेपेस्ट्री को ग्रेगोरियन चांट्स गाने लगवाते हैं, रसोई वाले राज में शामिल हैं। वाइन में ज़रा सा छींटा, रोस्ट पर हल्की डस्टिंग, मीठे अंजीरों पर एक चुटकी, और देखते ही देखते बातचीत दिलचस्प हो जाती है। लॉर्ड का कज़न गमले में लगे पौधे को कविता सुनाने लगता है और हेड कुक को यकीन हो जाता है कि रोटी बोलती है। 3 घंटे आग के पास बैठने के बाद संभव है कि सचमुच बोले भी। कोई अफवाह उड़ा देता है कि जस्टर की टोपी में मधुमक्खियाँ भरी हैं और फिर शुरू होता है ताबड़तोड़ खेल, 20 को चीज़ को छूने मत देना। सिर्फ रसोई ही नहीं, अपोथेकेरी भी सबसे अमीर ग्राहकों को खुश रखने के लिए पर्शियन डिलाइट, वेनेशियन स्पार्कल या अगर मूड बहुत नाटकीय हुआ तो डस्ट ऑफ पैराडाइज लिखी थैलियां लेकर चुपके से आ टपकता है। सामग्री सूची कोई नहीं पढ़ता, सबको बस सुबह बताने के लिए कहानी चाहिए। रात बढ़ते बढ़ते संकोच उस रफ्तार से सरकता है जैसी रफ्तार से लॉर्ड का पसंदीदा प्याला हाथ से फिसले। संगीतकार विनम्र धुनों से रुआबदार लोकगीतों पर कूदते हैं। नाच शालीन से प्रयोगधर्मी हो जाता है और कम से कम 3 कुलीन मेज के नीचे खिलखिलाते मिलते हैं। यकीन किए बैठे कि फर्श की टाइलें हिल रही हैं। किसी पल बहस छिड़ जाती है कि सबसे तीखा कबूतर कौन खा सकता है। अंत तब होता है जब स्टीवर्ड, लाल चेहरा, आंखों में आंसू, खुद को किंग ऑफ द फायर टंग्स घोषित करता है और बाग में परेड की मांग करता है। एक सफल पार्टी की सबसे ठोस निशानी कोई राजनीति पर बात नहीं कर रहा। पुरानी दुश्मनियां और जमीन के झगड़े कुछ देर को एक नाचती हंस की साझा मतिभ्रम में बदल जाते हैं और एक दुर्लभ रात के लिए पूरा हाल भ्रम, जिज्ञासा और वाइन की जलती हुई चाह से एक साथ बंध जाता है। बेशक सुबह होते ही पश्चाताप भी होंगे। लॉर्ड सोचता रहेगा कि मुख्य सीढ़ियों पर ये शलगम की नक्काशियां किसने बना दी। स्टीवर्ड कबूतर खाने में सोया मिलेगा और अपोथेकेरी धीरे से रसोई को याद दिलाएगा कि अगली बार आधी मात्रा रखना। कोई कुछ कबूल नहीं करेगा। ये अलिखित नियम है। जो दावत में हुआ वो दावत में ही रहता है, सिवाय उस हंस के जो हफ्तों तक ये किस्सा सुनाता फिरेगा। तो अगली बार किसी कुलीन पार्टी में बुलावा आए, मसालों की रैक पर नज़र रखना, जेस्टर की टोपी से सावधान रहना और एग्जॉटिक पाउडर्स पर थोड़ा काबू रखना। मध्यकाल की दुनिया में डिनर एक रोमांच हो सकता है और डेजर्ट पूरा का पूरा विजन क्वेस्ट। लौटते क्रूसेडर्स अपने साथ सिर्फ खराब आर्मर 10 लाइन्स नहीं लाए, उन्होंने यूरोप को हशीश से मिलवाया, जो कैनबिस का गाढ़ा रिश्तेदार है। कहते हैं कि ये सबसे चिड़चिड़े नाइट को भी दार्शनिक बना दे या कम से कम नहाने की परवाह खत्म करा दे। सोचो, 1192 का साल है और तुम गांव के चौक में खड़े सर जेफरी को होली लैंड से लौटते हुए देख रहे हो। उसके घोड़े के 3 नाल गायब हैं। कवच तुम्हारी बचपन की यादों से ज्यादा जंग खाया है और उसकी आंखों में 1000 गज वाली खाली नजर, जैसे या तो उसने ईश्वर का चेहरा देख लिया या सड़क किनारे किसी सराय में गलत स्टू खा लिया।